शून्य के आविष्कार से पहले गणितज्ञों की संख्या की गणना करने में और कई गणितीय प्रश्नों का हल करने में दिक्कत होती थी। देखा जाए तो शून्य का आविष्कार गणित के क्षेत्र में एक क्रांति जैसा है। अगर शून्य का आविष्कार नहीं हुआ होता तो शायद गणित आज जितनी मुश्किल है उससे भी कई गुना मुश्किल होती। आज हम जिस तरह से जीरो का प्रयोग कर रहे हैं और हमारे पास शून्य की जो सटीक परिभाषा मौजूद है उसके पीछे कई गणितज्ञ और वैज्ञानिकों का योगदान शामिल है। लेकिन शून्य के आविष्कार का श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत में शून्य के सिद्धांतों को सही तरीके से पेश किया था। ब्रह्मगुप्त से पहले भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था, इसलिए कई लोग आर्यभट्ट को भी शून्य का जनक मानते हैं। लेकिन सिद्धांत न देने के कारण उन्हें शून्य का मुख्य आविष्कारक नहीं माना जाता। शून्य के आविष्कार को लेकर शुरुआत से ही मतभेद रहे हैं, क्योंकि गणना काफ़ी पहले से की जा रही है, लेकिन बिना शून्य के यह असंभव प्रतीत होती है। पर ऐसा नहीं है, पहले भी लोग शून्य को विभिन्न प्रकार से बिना किसी सिद्धांतों के उपयोग करते थे और इसका कोई प्रतीक भी नहीं था। ब्रह्मगुप्त ने इसे प्रतीक और सिद्धांतों के साथ पेश किया और गणितज्ञ व ज्योतिषी आर्यभट्ट ने इसका उपयोग किया था। जीरो के आविष्कार के काफी पहले से ही कई प्रतीकों को स्थान धारकों के रूप में उपयोग किया जा रहा था। ऐसे में यह साफ नहीं कहा जा सकता कि शून्य का आविष्कार कब हुआ, लेकिन 628 ईस्वी में महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य का प्रतीकों और सिद्धांतों के साथ सटीक रूप से उपयोग किया था। शून्य के आविष्कार को समझने के लिए शून्य के इतिहास को समझना काफ़ी जरूरी है। आज के समय के शून्य के सिद्धांत और इसके प्रयोग काफ़ी आधुनिक हैं, लेकिन शुरुआत में लोग इसे ऐसे उपयोग नहीं करते थे। अगर देखा जाए तो इसका आविष्कार एक स्थान धारक के रूप में हुआ और बाद में धीरे धीरे इसके उपयोग बढ़ने लगे। ब्रह्मगुप्त के द्वारा शून्य का आविष्कार करने से पहले भी शून्य का प्रयोग किया जा रहा था। जी हाँ, कई प्राचीन मंदिरों के पुरातत्वों और ग्रंथों में इसे देखा गया है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शून्य का आविष्कार कब हुआ और इसका प्रयोग कब से हो रहा है, लेकिन यह निश्चित है, यह भारत की ही देन है। आज से कुछ सालों पहले एक देश से दूसरे देश में जाना ही मुश्किल होता था, तो हम तो सदियों पहले की बात कर रहे हैं। तब संचार के साधन नहीं थे, यानी कि दुनिया के एक कोने में रहने वाले व्यक्ति को यह भी नहीं पता कि दुनिया के दूसरे कोने में भी कोई रह रहा है। सभी लोग अपने अपने तरीके से रह रहे थे और अपनी अपनी गति से विकास कर रहे थे। साफ है कि गणना हर सभ्यता में की जा रही थी, लेकिन संख्याओं के प्रतीक अलग अलग थे। शुरुआत में शून्य मात्र एक स्थान धारक होता था, लेकिन बाद में यह गणित का एक अहम भाग बन गया। कहा जाता है कि शून्य एक कॉन्सेप्ट की तरह होता था, लेकिन यह 5वीं शताब्दी तक भारत में पूर्ण रूप से विकसित हो गया था। गणना प्रणाली को शुरू करने वाले सबसे पहले लोग सुमेर निवासी थे। बेबीलोन की सभ्यता ने उनसे गणना प्रणाली को स्वीकार किया, जब यह गणना प्रणाली प्रतीकों पर आधारित थी। इसका आविष्कार 4 से 5,000 वर्ष पहले हुआ था। बेबीलोन की सभ्यता ने कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल स्थान धारक के रूप में किया। यह स्थान धारक 10 और 100 के बीच में अंतर बनाता था और 2025 जैसी संख्याओं को पूरा करता था। बेबीलोन की सभ्यता के बाद मायानों ने जीरो को प्लेस होल्डर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने पंचांग प्रणाली के निर्माण में इसका उपयोग शुरू किया, लेकिन उन्होंने कभी भी गणना में जीरो का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद भारत का नाम आता है, जहां से जीरो अपने आज के रूप में आया। काफ़ी सारे लोग इस बात को मानते हैं कि जीरो बेबीलोन की सभ्यता से भारत में आया, लेकिन अधिकतर लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जीरो पूर्ण रूप से भारत में ही डेवलप हुआ और यहाँ से पूरी दुनिया में फैला। जीरो को भारत में शून्य कहा जाता है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। जीरो का कॉन्सेप्ट और इसकी परिभाषा सबसे पहले 628 ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने दी थी। इसके बाद यह भारत में विकसित होता रहा। अंत में जाकर 12वीं शताब्दी के करीब यह यूरोप में पहुंचा और यूरोपीय गणना में सुधार हुआ। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे देश का ही जीरो के आविष्कार में सबसे बड़ा योगदान है। काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत के लोकप्रिय गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने किया था। यह बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि आर्यभट्ट वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य की अवधारणा दी थी। आर्यभट्ट का मानना था कि एक ऐसा अंक होना चाहिए जो 10 अंकों के प्रतीक के रूप में 10 का प्रतिनिधित्व कर सके
और एकम अंकों के रूप में शून्य का प्रतीक बन सके। यानी कि आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा दी थी और उसके बाद 6वीं शताब्दी में शून्य के सिद्धांत दिए। आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त के अलावा शून्य के आविष्कार का श्रेय एक और भारतीय गणितज्ञ को दिया जाता है, जिनका नाम श्रीधराचार्य था। श्रीधराचार्य ने 8वीं शताब्दी में भारत के शून्य को संचालन आविष्कार किया और इसके गुण स्पष्ट किए।